नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। तो वॉल्ट डिज्नी के द्वारा ये कोट लिखा गया है। तो बहुत बड़ी हस्ती है वॉल्ट डिज्नी। तो उनके द्वारा बड़ी सिंपल सी बात कही जा रही है कि अगर आपने कोई भी काम शुरू करना है तो सबसे पहली बात है, बातें करनी छोड़ दो और काम पर ध्यान दो, उस काम को शुरू करो। ओके, तो इनिशिएटिव लो। ये मत सोचो कि प्रॉब्लम क्या आएंगी, उसका मैं कैसे सामना करूंगा। आप एक बार आगे बढ़ो, इनिशिएटिव लो। तो इनिशिएटिव लोगे, आगे बढ़ोगे तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं वॉल्ट डिज्नी की, तो इन्होंने 1928 में फर्स्ट कार्टून जो था मिकी माउस का बनाया था। तो तब से ये ग्रुप चला आ रहा है। तो अब जो आगे इसका एम्पायर काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो जो स्टार के आप चैनल्स देखते हो, जैसे स्टार प्लस देखते हो, तो ये भी इसी जो डिज्नी ग्रुप है इसके द्वारा अक्वायर किया जा चुका है। तो अभी ये काफ़ी बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं। तो ये वन ऑफ द जो फर्स्ट कार्टून थे, तो इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे पूरे वर्ल्ड में। तो मिकी माउस जो था वो काफ़ी मशहूर हुआ था। तो यहाँ पर काम के ऊपर फोकस किया है, तो काम ही बोला है और उसी का रिजल्ट जो है पूरी दुनिया देखती है, वो देख रही है। तो आपको भी जो है ना बातें छोड़कर आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव लेना है। इनिशिएटिव लोगे, आगे बढ़ोगे तो काम जो है ना वो होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन, फिर फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया जाता है। और फिर बाद में शीशे के सामने आपको 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलते हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने जाकर। और लास्ट में होता है एक इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट। रोज जो है हम नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसको कि आपको एक नई चीज़ जो है सीखने को मिलती है भारत की इकोनॉमी के बारे में और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए अभी फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सनराइज बेकॉन्स टर्न फ्रॉम सनसेट। तो हाल ही में हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, कल के न्यूज़पेपर में, 4 तारीख न्यूज़पेपर में। तो वहाँ पर हमने बात की थी सनराइज सेक्टर्स के बारे में। तो वो जो आर्टिकल लिखा गया था, वो लिखा गया था जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी, तो उनके द्वारा वो आर्टिकल लिखा गया था। तो 5 सनराइज सेक्टर्स की वहाँ पर बात हुई थी। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वहाँ पर बात की गई थी ईवी व्हीकल्स की, दूसरा सेक्टर था वहाँ पर ईवी बैटरीज का, तीसरा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और चौथा था 5G, और पांचवा था जेनोमिक्स का, जिसको हम जेनोम सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। तो इन 5 सेक्टर्स में अच्छी खासी जो है भारत की जो है अपॉर्चुनिटी निकल कर आ सकती है। आने वाले समय में अच्छा खासा जॉब क्रिएशन हो सकता है और अच्छी खासी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है सनराइज सेक्टर्स की कैटेगरीज में। तो उसी के चलते यहाँ पर आज ऑथर बात कर रहे हैं। तो इसी पुराने आर्टिकल को यहाँ पर जो ना कुछ बातें हैं जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ऑथर अपनी ओर से। तो ये जो आर्टिकल था जो हमने कल डिस्कस किया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो कृपया जरूर जाके पढ़ें, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था वो भी। तो काफ़ी कुछ आपको नया जो है ना वहाँ पर सीखने को मिलेगा। क्या क्या बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना भारत की आने वाले समय में हो सकती है, कौन कौन से एरियाज़ में भारत जो है अच्छा खासा ग्रो कर सकता है आने वाले समय में। तो वहाँ पर आपको ये सब बातें जो है जानने को मिलेंगी। तो अभी यहाँ पर क्या बात करें, तो यहाँ पर जो भी बातें कल हुई हैं तो उसी के रिगार्डिंग अपना पॉइंट रख रहे हैं ऑथर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएलआई स्कीम बोलते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर की फोकस किया जाएगा, खुद से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि कि आप जो है ना अलग अलग सेक्टर्स में अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओ। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को आप बढ़ाइए। तो यहाँ पर 10 सेक्टर्स की बात की जा रही है टोटल। तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग 1,45,000 करोड़ जो है यहाँ पर दिया जाएगा आने वाले कुछ सालों में, 5 से 7 सालों में, अलग अलग 10 सेक्टर्स को, ताकि जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पर बढ़े। तो सरकार ये पीएलआई स्कीम क्यों लागू कर रही है, इसका मतलब क्या है? तो पीएलआई स्कीम सरकार इसलिए लगा रही है ताकि जो कि आने वाले समय में हम जो भी प्रोडक्ट बनाए ना, तो वो प्रोडक्ट जो है उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में उतारे वो कम्पीट कर सके जो बाहर के प्लेयर, जैसे चाइना है, यूएस है या फ्रांस है। तो इन जैसे कंट्रीज के जितने भी प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं तो उनको कम्पीट कर सके क्वालिटी के मायने में भी और प्राइस के मायने में भी। और इसी के चलते भारत सरकार यहाँ पर जो चाह रही है कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े और जो प्रोडक्शन है, जीडीपी है, वो भी राइज हो। तो इनमें जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो इसमें ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स भी हैं,
टेक्सटाइल के पार्ट्स भी हैं, ओके, इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है, और इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी हैं, और इसके अलावा जो है और भी है। तो इससे क्या होगा आने वाले समय में, अगर इस तरीके से इंसेंटिव्स भारत सरकार देती है पीएलआई स्कीम के तहत, तो उसमें जो बाहर का जो इन्वेस्टर है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आके प्लांट लगाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलेंगे जब वो प्रोडक्शन लगाएगा। तो कोई भी यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट लगाता है तो इससे क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब क्रिएशन के यहाँ पर जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, और जब जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर बात करें कि व्हाट इज स्ट्राइकिंग अबाउट दिस लिस्ट ऑफ 10 सेक्टर्स बीइंग प्रमोटेड इज मिसिंग डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सनराइज एंड सनसेट सेक्टर। देखो, अभी तो यहाँ पर शुरुआत में हमने सनराइज सेक्टर्स की बात की, 5 सनराइज सेक्टर्स की हमने यहाँ पर बात रखी, लेकिन यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा सनराइज सेक्टर्स और सनसेट सेक्टर्स के बीच में। हम ये तो नहीं कर रहे कि सनराइज सेक्टर्स के ऊपर हम अभी फोकस कर रहे हैं, और जो काम हमें करना चाहिए जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश सेक्टर्स है, जैसे यहाँ पर नेचुरल गैस की बात कर लो, या फिर जो ऑयल वाला क्षेत्र है उसकी बात कर लो, या शिपिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, तो ये सनसेट सेक्टर्स की जो है यहाँ पर कैटेगरीज हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स है सनसेट सेक्टर्स की, तो वो जितनी भी एग्जाम्पल्स है उनमें से कम 4 या 5 जो एग्जाम्पल्स है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, बताइए कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं सनसेट सेक्टर्स की। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि हमें क्या काम करना है, हमें ना कुछ वैल्यू एडिशन करना है इकॉनमी में। अगर कुछ थोड़ी बहुत भी वैल्यू एडिशन कर लेते हैं तो वो बेटर रहेगा, अगर हम कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं करते उसके मुकाबले, ओके। तो बिल्कुल जैसे ये कहने का मतलब है कि थोड़ा सा काम कर लो, उससे फायदा होगा। काम ना करने के चलते मतलब कि आप कुछ काम करो ही ना, ओके, थोड़ा सा काम करोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। तो बिल्कुल इसी के तरीके से आगे बात करें कि जो वैल्यू एडिशन है ना, जो बाकी के सेक्टर्स हैं तो उनके ऊपर भी हमें फोकस करना है। जैसे जो 10 सिलेक्टर सेक्टर्स है तो वहां पर तो आप फोकस कर रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो अच्छा खासा, ता जो कि वैल्यू एडिशन हो। तो वैल्यू एडिशन कैसे होगी, जितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी उतनी जो है यहाँ पर वैल्यू एडिशन होती जाएगी, ओके। हम कहेंगे कि हमने एक साल में इतनी वैल्यू के जो है गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, ओके, तो हमारी पूरे भारत की टेरिटरी में, तो उसको हम कहेंगे कि भारत की जीडीपी इतने परसेंटेज राइज होगी पिछले साल के मुकाबले, ओके। तो इसी के चलते यहाँ पर कुछ सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स लेने, जैसे जो सबसे पहली एग्जांपल है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फैक्ट्री की, कि अगर आप 1 घंटा वहाँ पर स्पेंड करते हो, ओके, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फैक्ट्री में, तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू आप जो है क्रिएट करोगे। अगर आप कंपैरिजन करो इसका कि आप किसी फॉरेस्ट में जाकर जो है तेंदू के पत्ते जो है ना वो तोड़ रहे हो, उसको कलेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर 1 घंटा लगा रहे हो, तो वहाँ पर इतनी वैल्यू आप जनरेट नहीं कर पाओगे जितनी आप जो है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री जहाँ पर कंपोनेंट्स बन रहे हैं तो वहाँ पर 1 घंटे में जितनी वैल्यू आप जनरेट कर पाओगे। और बिल्कुल इसके जैसे और एग्जांपल ले रहे, जैसे राइटिंग कंप्यूटर कोड, मतलब कोई भी आप कंप्यूटर कोड या कंप्यूटर ऐप बना रहे हो, ओके, तो उसके ऊपर अगर आप 1 घंटा लगा रहे हो तो यहाँ पर वो ज़्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करेगा अगर 1 घंटा कहीं और आप लगा रहे हो। तो क्योंकि डिजिटल जमाना आ रहा है तो डिजिटाइजेशन के ऊपर लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो रोज़ जो है नई नई ऐप्स आ रही हैं, नए नए यहाँ पर जो स्टार्टअप जो है बनाए जा रहे हैं, वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, तो ये इनके ऊपर जो है ज़्यादा जो है वैल्यू निकल कर आ रही है, ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। और इसी के चलते आगे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कोई ऐसा नया मॉलिक्यूल डिज़ाइन करो जैसे कि जिससे आप एक नया बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो है ना उसको आप खड़ा कर सको, स्केल अप कर सको, उसको फैला सको, ओके। तो अगर कोई भी बिल्डिंग आर्किटेक्चर उसको आप स्केल अप करते हो, फैलाते हो, तो डेफिनेटली वैल्यू एडिशन होने वाला है। कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो उसमें कल को जो है अलग अलग जो है शॉप्स खुलेंगी, तो उसमें अलग अलग तरीके का बिजनेस चलेगा, तो फायदा होगा, ओके। और इसी के तरीके यहाँ पर आगे बात करें कि जो वैल्यू एडिशन होता है अगर हम उनको क्रिएटिव सर्विसेज में उतारते हैं, जैसे क्रिएटिव सर्विसेज फॉर एग्जांपल सर्विस इंटेंसिव मैन्युफैक्चरर सच एज फॉर्जिंग ए माइक्रो प्रोसेसर, ओके। तो माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, ओके, माइक्रो प्रोसेसर विद 3 नैनोमीटर सर्किट्स। तो यहाँ पर इन जैसे एरियाज में अगर हम ज़्यादा काम देते हैं, ओके, ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड करते हैं तो ज़्यादा वैल्यू एडिशन निकल कर आएगी अगर इसको कंपेयर करें जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसके साथ, ओके। तो इसी के चलते हमारा जो भारत है ना, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी एडवांटेज जो है ना अलग अलग सेक्टर्स में निकल कर आ सकती हैं। तो हमारे भारत में नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, ओके। तो बहुत जो यंग टैलेंट है वो काफ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो कॉलेज गोइंग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो उनको हम ट्रेन कर सकते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्रिएटिव डिसिप्लिन हो गया, ओके। तो इसके चलते क्या होगा, अगर हम उस यंग टैलेंट को ट्रेन करेंगे तो यंग सिनेरियो जो होता है ना, तो उस समय बच्चा अच्छा सीखता है, जो भी चीज़ उस समय सिखाई जाती है तो उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। तो जिस भी फील्ड में बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है उसी फील्ड में,
तो खास तौर पे ये जो गिने चुने फील्ड्स, अगर हम इसमें अच्छे खासी ट्रेनिंग जो है बच्चे को देते हैं तो हमारे पास जो है आने वाले समय में अच्छा खासा एडवांटेज होगा वैल्यू एडिशन करने का, वैल्यू एडिशन अपॉर्चुनिटीज़ का आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे भारत सरकार पीएलआई स्कीम के तहत 10 अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगा रही है, तो वो पब्लिक रिसोर्सेज ही हैं जो टैक्स से पैसा आया है, और उसी को जो है भारत सरकार इंसेंटिव के रूप में आने वाले सालों में जो है अलग अलग सेक्टर्स में प्रदान करेगी ताकि आप जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। तो वहाँ पर तो आप जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, लेकिन जो यहाँ पर सनसेट सेक्टर्स हैं तो उसको यहाँ पर कह रहे हो कि सिर्फ प्राइवेट जो होल्डर्स हैं तो प्राइवेट रिसोर्सेज को ही जो यूज़ किया जाए, तो उसको जो है इसी दम पर ही आगे बढ़ने दें, वहाँ पर कोई सपोर्ट आप नहीं दोगे। तो इससे क्या कर रहे हो, इससे जो भारत के पास इस क्षेत्र में सनसेट सेक्टर्स के क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसको हम वेस्ट कर देंगे आने वाले सालों में। तो हमें आने वाले समय में अगर हम अपना फ्यूचर बढ़िया बनाना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्रीज़ में, सनसेट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ में, तो हमें यहाँ पर सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इसके चलते सनसेट सेक्टर्स में हम और किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर बात करें अपार्ट फ्रॉम दोस्त मैंशनड बाय कांत। ओके, तो जो इमैनुअल कांत ये एक फिलोसफर रहे हैं। ओके, तो ये इनकी काफ़ी सारी किताबें हैं फिलोसफी के रिगार्डिंग। तो सिंपल सी बात करें कि इनको यहाँ पर छोड़कर इसके अलावा जितने भी नए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जहाँ भी टेक्नोलॉजी के मामले में जिस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन है, इसके अलावा न्यू मटेरियल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, द एंटायर रेंज ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, एंड एडवांस्ड न्यूक्लियर एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो इन सभी दायरों में जो है ना अच्छा खासा जो है आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इनके ऊपर हमें फोकस करना है, हमारे यंग टैलेंट को जो है तैयार करना है, ट्रेन करना है कि इन सभी सेक्टर्स में भी वो आगे बढ़ें। ओके, सिर्फ वो सनराइज के 5 सेक्टर नहीं, ये वाले सेक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो इसके तहत जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर उनको अपनी एम्बिशन जो है ना, यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा है इन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर, सभी अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर, तो वो रेस करनी होगी, सोचना होगा इसके बारे में और आगे बढ़ना होगा। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मे मैनी भारत बायोटेक्स ब्लूम। तो देखिए अभी कल खबर आई थी कि भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बनाता है, कोवैक्सीन जो कि कोरोना की वैक्सीन है, तो इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है, तैयार किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। तो इसी के बारे में यहाँ पर कल खबर आई थी कि यहाँ पर 81% एफिशिएंसी जो है इसकी देखी गई है जब फेज 3 के ट्रायल किए गए उस समय। ओके, तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी जो है एफिशिएंसी यहाँ पर आई है। और इसी के रिगार्डिंग जो है ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक अच्छी खबर है हमारे लिए कि जो अच्छा रिस्पांस जो है कोरोना वायरस के प्रति जो है हमारी वैक्सीन जो है प्रदान कर रही है। तो 81% की एफिशिएंसी काफ़ी होती है, मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है आप देख सकते हो कि जो है प्रभाव जो है हमारी वैक्सीन डाल रही हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जो डाटा अभी पब्लिश किया गया है उससे आने वाले समय में काफ़ी मदद मिलेगी, और जितने भी कंसर्न्स हैं लोगों के मन में वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कैसी है, कितने साइड इफेक्ट्स इसके हैं, तो जितना भी भ्रम है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो उनको दूर करने में जो है अभी मदद मिलेगी। ओके, इस डाटा के हिसाब से। और साथ ही साथ जो पेस है, मतलब कि अभी जैसे सेकंड फेज शुरू हुआ है वैक्सीनेशन ड्राइव का भारत में, तो वो पेस भी और बढ़ेगा। मतलब एक दिन में हो सकता है अगर हम 4 लाख वैक्सीन डोज जो है वैक्सीनेट कर रहे हैं, हो सकता है हम आने वाले समय में 8 लाख करनी शुरू कर दें एक दिन में। और जितनी ज़्यादा एक दिन में वैक्सीनेशन हम बढ़ा देंगे ना, उतनी जल्दी हम जो है अपनी पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे, और उतनी जल्दी ही हमारी इकोनॉमी जो है ना अच्छे से रिवाइव हो पाएगी दोबारा। बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने 50% तक का कैप लगाया हुआ है, मतलब कि कुछ सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स हो गए। ओके, तो इस तरीके के वहाँ पर 50% कैप है कि जितनी आपकी टोटल कैपेसिटी है उसमें से सिर्फ 50% लोग ही अंदर जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से होटल इंडस्ट्री का भी यही हाल है। ओके, तो अभी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी फुली रिवाइव नहीं हुए हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पूरे बड़े पैमाने पर जो है ना वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें फोकस करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ये जो डाटा आया है तो उससे अभी मदद मिलेगी हमें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पब्लिकेशन आई है ट्रायल डाटा की, तो अभी नई एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे सामने जो है ना पैदा होंगी। जो बाहर के मुल्क हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर क्योंकि सब जगह तो वैक्सीन चाहिए ही चाहिए और शॉर्टेज तो उसकी है, तो सब जगह पर यहाँ पर एक विश्वास बनेगा कि हम जो है ना भारत बायोटेक से वैक्सीन सप्लाई जो है हम ले सकते हैं, क्योंकि सभी जगह अभी जो है बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन की। और इसके चलते आगे बात करें कि लेट फरवरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उस समय अभी कोई डाटा नहीं आया था वैक्सीन का यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी है। ओके, तो इसके बारे में
तो उस समय भी ब्राज़ील ने एक डील साइन कर ली थी कि मैं आने वाले समय में कोवैक्सीन की यहाँ पर वैक्सीन खरीदूंगा भारत बायोटेक से, उसके 20 मिलियन डोजेज जो है ना उसको परचेज करूंगा। ओके, तो ये ब्राज़ील का कहना था। और इसके आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अभी एफिशिएंसी रेट निकल कर आया है कोवैक्सीन का 81% का, इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी कैपेसिटी यहाँ पर है कि जो यहाँ पर इम्यूनिटी लेवल जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, जो नए यहाँ पर स्ट्रेन निकल कर आ रहे हैं कोरोना वायरस के उसके खिलाफ, तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज है, सिर्फ ब्राज़ील ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अभी जो है ना जंग लड़ रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं अलग अलग वेरिएंट्स के, यहाँ पर कोरोना वायरस के अलग अलग जो स्ट्रेन निकल कर आए हैं उनसे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं साउथ अफ्रीका की, तो इनको भी अभी जो है ना कोवैक्सीन को उनके एज ए ऑप्शन जो है कंसीडर करना चाहिए, वहाँ पर लगानी चाहिए। तो हाल ही एक हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि साउथ अफ्रीका में हमने कोवैक्सीन भेजी थी लेकिन इन्होंने वापस कर दी। तो वापस इसलिए कर दी, तो इनका कहना था कि हमने 2000 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल किया था जिसमें जो कोवैक्सीन की एफिशिएंसी निकल कर आई है वो सिर्फ 22% निकल कर आई है। और इसके चलते इन्होंने कहा कि आप जो है कोवैक्सीन हम वापस कर रहे हैं, और एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, तो उसको हम जो है अभी लगाएंगे। ओके, और इसके अलावा जो पी फाइजर जो यहाँ पर वैक्सीन बना रहा है तो वो भी सेम ही फॉर्मूला है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो है उसकी वैक्सीन जो है हम यहाँ पर प्रेफर करेंगे। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को अभी सोचना चाहिए क्योंकि वैक्सीन की अभी सप्लाई इतने नहीं आ रही है अलग अलग मुल्कों से। तो यूके जहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो कल उसने यहाँ पर न्यूज़ में बात कही थी कि 10 मिलियन डोसेज जो है वो यहाँ पर जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उससे अभी मंगवाएगा। ओके, कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी शॉर्टेजेस हैं, सभी मुल्कों को वैक्सीन चाहिए क्योंकि सभी मुल्क ये चाह रहे हैं कि अपनी पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करें और इकॉनमी को पूरी तरीके से जो है रिवाइव कर पाएं। और आगे यहाँ पर बात करें कि फ्रांस भी जो है ना इसी लाइन में खड़ा है, तो वो भी यहाँ पर परचेज करना चाह रहा है कोवैक्सीन को भारत बायोटेक से, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़रूरत है। और इसी ट्रेंड को अगर फ्रांस आगे बढ़ता है तो जो यूरोपियन यूनियन के बाकी नेशंस हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो टोटल कितने नेशन हैं यूरोपियन यूनियन में, तो टोटल 28 नेशंस हैं, पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया सन 2020 में, विड्रॉ कर गया अपने आप को, तो जिसके तहत अभी 28 कंट्रीज हो गई हैं। अभी जो ब्रिटेन है, जो यूके है, वो अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ओके, तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जो ईयू नेशंस है बाकी वो भी फॉलो कर सकते हैं फ्रांस को, वो भी जो है भारत बायोटेक से ही वैक्सीन जो है कोवैक्सीन मंगवा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और जो भारत बायोटेक की जो सक्सेस है, ओके, तो इससे यहाँ पर जो ना एनकरेजमेंट मिल सकती है जो भारत में ही बाकी के जो यहाँ पर इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलपर्स हैं जिनकी अलग अलग लेबॉर्ट्रीज हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी से कोई भी है, तो वो भी इसी फॉर्मूले को लेकर जो है ना और वैक्सीन जो है डेवलप कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, जो एफर्ट है वो डबल हो जाएंगे। ओके, डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ वैक्सीन जो हम जो है अब पैदा कर सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर ग्लोबल वैक्सीन रिक्वायरमेंट की बात करें तो अभी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है फुलफिलमेंट अभी तक नहीं हो पा रही है। चाहे हम किसी भी देश की बात करें, अगर कोई भी देश किसी भी तरीके से कितने भी पैमाने पर वैक्सीन बना रहा है, फिर भी जो है यहाँ पर जो है ना रिक्वायरमेंट जो है, डिमांड जो है वो फुलफिल जो है नहीं हो पा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि भारत अपने इस एफर्ट में दुनिया में सबसे आगे है, तो ये इस चीज़ को इंश्योर करने में कि पूरी दुनिया में जितने भी देश है ना, तो अपनी अपनी आबादी को जो है वो वैक्सीनेट कर पाएँ। तो भारत अभी इतने काबिल हो चुका है कि पूरी दुनिया में जो है इतनी वैक्सीन सप्लाई जो है भेज दे, और जो कि सभी कंट्रीज जो है अपने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते रहें। ओके, और यहाँ पर साथ ही साथ जो है बहुत बड़े जो है बैचेस जो है ना वैक्सीन के ग्रांट असिस्टेंस के तौर पर जो है भारत यहाँ पर भेज चुका है और भी भेज रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ कंट्रीज को, जैसे अफ्रीका में जैसे फॉर एग्जांपल कैरिबियन कंट्रीज हैं, ओके, लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज हैं, उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं, इसके अलावा जो हमारे आस पड़ोस में जो कंट्रीज हैं, और साथ ही जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ओके, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स अलग से एक अदारा होता है। ओके, इनके पास अलग से पीस कीपिंग मिशंस होते हैं। जिन मुल्कों में डिस्टर्बेंस रहती है तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन अपनी ये पीस कीपिंग फोर्स जो है ये तैनात करता है। तो इसमें जो है ना अलग अलग मुल्कों के ट्रूप्स जो है ना यहाँ पर डोनेट किए होते हैं अलग अलग मुल्कों ने, तो वो उन्हीं ट्रूप्स को जो है आगे भेजा जाता है यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत। तो अभी उन ट्रूप्स को भी जो है ना वैक्सीनेट देनी है, तो यहाँ पर भारत सरकार जो है ना अच्छा खासा काम कर रही है। तो ग्रांट असिस्टेंस के तौर पर जो भी, ओके, मतलब यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एज ए असिस्टेंस के तौर पर जो है इनको सहायता के लिए इन देशों को, इन यहाँ पर इंस्टीट्यूशन को जो है भारत की तरफ से जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन दी गई है और आगे भी यहाँ पर दी जाएगी। ओके, तो नेबरहुड भी अगर बात करें तो बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो यहाँ पर भी भारत सरकार ने यहाँ पर एफर्ट दिखाया है ग्रांट असिस्टेंस के तौर पर
पड़ोसी होने के नाते जो है इनको वैक्सीन की सप्लाई भेजी है, पहले भेजी है। ओके, और इसी के चलते आखिर में बात करें कि अभी भारत को ज़रूरत है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को रैंप अप करे और बढ़ाए, इंश्योर करे कि जितनी यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल पर रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको भी यहाँ पर फुलफिल करना है हमने। ऐसा नहीं कि बाहर ग्लोबल के ऊपर ही जो है, बाहर की जो मार्केट है सिर्फ उसके ऊपर ही फोकस करना है। हमारा इंडिया, हमारी आबादी भी 135 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको भी हमने वैक्सीनेट करना है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना है, और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर के तौर पर जो है आगे बढ़ना है फॉर ग्लोबल कम्युनिटी। और जो कोवैक्सीन है वो बहुत सारी इंडियन फार्मा इंडस्ट्रीज को, बायोटेक कंपनीज को जो है इंस्पायर कर सकती है कि अपनी बाउंड्रीज जो ना, अपने घेरे से आप बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, बूस्ट अप करिए अपनी जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है उसको, और यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई है उसको। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते थे। यहाँ पर बात कर रहे हैं पुटिंग इंडिया ऑन द मैप बाय प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स एक्सेस टू जियोस्पेशियल डाटा, इंडिया इज सिटिंग ऑन डाटा एंड इकोनॉमिक रिचेस। तो देखिए इस पूरे आर्टिकल में बात बताई गई कि कैसे पुराने समय में अंग्रेज अपने समय में कैसे सर्वे करते थे, मैपिंग करते थे पूरे इंडिया की, कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके, उस तरीके से मैप बनते थे। और अभी कैसे हम जो है एडवांसमेंट जो है इस चीज़ में आ चुकी है। हर एक के मोबाइल फ़ोन में जो है यहाँ पर अगर गूगल मैप आप खोलते हो तो आप कोई भी लोकेशन जो है उसको पकड़ सकते हो। कहीं पर भी किसी स्ट्रीट में अगर आपने जाना है तो आपको लोकेशन पता चल जाती है। ओके, तो इसी के चलते भारत सरकार भी अभी क्या करने जा रही है, अपना फ्रंट तैयार करेगी मैपिंग के मामले में, जियोस्पेशियल डाटा के मामले में, और अपने तरीके से यहाँ पर जो है हम मैपिंग करेंगे, सर्वे करेंगे। तो कहने का मतलब जो गूगल की डोमिनेंस है, ठीक है, उसको हटाया जाएगा। तो इसके चलते भारत सरकार ने जो है ना थोड़ा मेकओवर किया है इन्हीं के रिगार्डिंग, जो जियोस्पेशियल डाटा के यूज़ किस तरीके से हो सकता है, कैसे इसकी प्रोडक्शन हो सकती है, तो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स है थोड़े बहुत चेंज किए गए। तो उसी के रिगार्डिंग अभी जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, उनको भी मौका दे दिया गया है कि आप भी आगे आओ। जो भारत के प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो उनको भी यहाँ पर कहा गया कि आप भी आगे आओ, और ये जो मैपिंग की इंडस्ट्री है ना, इसमें आप भी आगे आकर काम करो और एक्सप्लोर करो इस इंडस्ट्री को अच्छे से। तो अभी पिछले महीने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रेडिकल मेकओवर किया है कुछ रूल्स में, जो यहाँ पर गवर्निंग करते हैं कि कैसे जो है जियोस्पेशियल डाटा की प्रोडक्शन करनी है, कैसे उसकी एक्विजिशन करनी है, मतलब कौन कौन उस डाटा को यूज़ कर सकता है। ओके, तो इसके बारे में भी पहले रूल्स थे, अभी इसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया कि वो भी इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें जियोस्पेशियल डाटा की, तो पहली बात जियोस्पेशियल डाटा होता क्या है। जियोस्पेशियल डाटा का मतलब है कि ओवरऑल, ओके, अगर हम पूरा का पूरा सिनेरियो देखें, पूरा का पूरा यहाँ पर मैप देखें भारत का, तो कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। ओके, तो कौन सी लोकेशन में अगर आप कहीं पर जाना चाह रहे हो, ओके, तो वहाँ पर आप कब पहुँचोगे, ओके, तो वहाँ पर क्या पिन कोड है, क्या एड्रेस है उस चीज़ का, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। ओके, ये इसको हम सबको बोलते हैं जियोस्पेशियल डाटा। अगर ये जियोस्पेशियल डाटा नहीं होगा तो आप कहीं पर भी नहीं पहुँच पाओगे। अगर आप एड्रेस फिल करोगे तो वो एड्रेस आगे आएगा ही नहीं। ओके, तो मतलब कि वो जियोस्पेशियल डाटा में एड्रेस तो उसको ऐड किया ही नहीं गया पहले। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम डाटा बोलते हैं, जियोस्पेशियल डाटा, जिसको कि अब प्राइवेट कंपनीज असेस कर सकती हैं, और जो भी वो ऐप बनाएगी आने वाले समय में, तो उसके चलते जो है उनको फ़ायदा होगा। तो मैपिंग इंडस्ट्री जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगी। और इसी के चलते बात करें कि अभी जो है ना जितना एक बिट भी जो जियोस्पेशियल डाटा है ना, उसको अभी जो है कैप्चर किया जा सकता है किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के लिए, चाहे वो कोई स्ट्रीट लाइट हो, चाहे कोई होम हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रिवर हो, चाहे कोई रोड हो, तो उनको अभी जो है ना मैप किया जा सकेगा किसी भी के द्वारा, खास तौर पे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनके द्वारा। और उसी के चलते आगे बात कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर क्या होता, तो पहले अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट एंटाइटी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही होती थी, उसको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्लियरेंसेस लेनी पड़ती थी, तो उसके भी बहुत चक्कर होते थे। ओके, मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सामने जाना पड़ता था, क्लियरेंस होती थी। ओके, फिर बाद में आप जो है आगे प्रोसीड कर पाते थे। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि प्राइवेट सेक्टर को हम इक्वल पार्टनर बनाना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, लेकिन इस तरीके की जो अड़चने आ जाती है ना, उससे यहाँ पर फिर काम जो है पीछे की ओर चला जाता है। फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर आगे आने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं होता किसी भी फील्ड में। तो अभी अगर इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स चेंज किए हैं, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर खुला एक रास्ता दे दिया आने का, तो इससे आने वाले समय में क्या होगा कि जो ये पॉलिसी चेंज हुआ, इससे जो यहाँ पर रेड टेप बनी हुई है, जो एक लकीर बनी हुई है कि अभी इससे आगे आप नहीं जा सकते, तब वो चेंज हो जाएगा, वो कट हो जाएगी। ओके, तो अभी बड़े पैमाने पर जो है ना आप देख सकोगे फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड में यहाँ पर कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। ओके, बड़े पैमाने पर, मतलब जो भी लूप होल्स पहले से रह गई हैं, तो अभी उनको भी जो है ना अभी क्लियर कर दिया जाएगा।
आने वाले समय में जब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटाइटी भी जो है यहाँ पर जो है जियो स्पेशियल डाटा में उतरती है, मैपिंग में उतरती है, तो आपको आने वाले समय में कुछ नया देखने को मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो देखने को मिलेंगी। और आगे यहाँ पर बात करें गिव मी जियो स्पेस, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कही जा रही है कि अभी सब कुछ जो है ना यूनिकली जो है हम उसको जियो टैग कर सकेंगे अलग अलग तरीके से। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लोकेशन है, ओके, जो चीज़ शूट चुकी थी तब उसको भी हम कवर करेंगे, ओके, लोकेशन के मामले में, जियो स्पेशल डाटा के मामले में। तो बिल्कुल एग्जांपल ले रहे, जैसे 12 डिजिट का हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नंबर होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग जगहों के ऊपर जो है हम यहाँ पर फोकस करेंगे, अलग अलग एरियाज के ऊपर छोटी से छोटी जो बारीकी है ना उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो लोकल मैप्स हैं सिर्फ उन्हीं को एक्वायर नहीं किया जाएगा जो अभी नई तरीके से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें जो भी इनक्रेडिबल डिटेल है ना किसी भी लोकेशन के बारे में, तो उसको भी एनहांस किया जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे लोकेशन है किसी वर्किंग सीवरेज की या इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की, तो इसको भी एनहांस किया जाएगा आने वाले समय में, इनको अपडेट भी किया जाएगा रियल टाइम बेसिस पे, कि रियल टाइम मतलब कि अभी मौजूदा समय में क्या यहाँ पर हालात है, किसी यहाँ पर सीवरेज के बारे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के बारे में वर्क करी कि नहीं कर रही, ओके। तो रियल टाइम बेसिस पे जो है नजर बनाई रखी जा सकती है आने वाले समय में। और आगे यहाँ पर बात करें कि इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए नहीं लगाई है किसी के ऊपर। मतलब कि अगर कोई जियो स्पेशल डाटा कैप्चर करना चाह रहा है कोई भी प्राइवेट एंटाइटी, तो आपके ऊपर किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ओके। और साथ ही साथ जो यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो बात कही जा रही है कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जैसे यहाँ पर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिडार बोलते हैं, तो उसको भी यहाँ पर जो यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है ना स्कैनिंग करने के लिए लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर इनको यहाँ पर यूज किया जाता है खासतौर पर जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हो नेविगेशन के लिए, ओके। तो वहां पर जो है ये लिडार जैसी टेक्नोलॉजी जो है इसको यूज किया जाता है। और ऑटोनोमस व्हीकल्स का मतलब जैसे कोई भी जैसे ड्राइवरलेस कार हो गई, ओके, तो अगर उसको आपने चलाने तो वहां पर उसको नेविगेशन तो प्रोवाइड करनी होगी ना कि कौन सी डायरेक्शन की ओर जाना है, तो फिर वहां पर जो है इस लिडार टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। और बिल्कुल जैसे ड्रोन वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो वहां पर भी कोई पायलट नहीं होता है ड्रोन्स में खासतौर पर। तो कैसे ये मेथड काम करता है थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर बात कही जा रही, लिडार इज ए मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस बाय इल्यूमिनेटिंग द टारगेट विद लेजर लाइट and measuring the time that reflection of the light takes to return to the sensor. So differences in laser return times and the wavelengths can then be used to make digital 3D representations of the target. तो सिंपल सा यहाँ पर बात है कि 3D रिप्रेजेंटेशन बनाई जाती है टारगेट की, तो उसके यहाँ पर रीजन क्या होता है, तो वहाँ पर जितना टाइम लगता है जो सिग्नल आगे जाता है लेजर लाइट का फिर वापस आता है रिफ्लेक्ट होकर, तो यहाँ पर जितना टाइम लगता है उसको रिटर्न आने में, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है मेजरमेंट की जाती है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर टारगेट में हम फोकस करेंगे, किस तरीके से अपने जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेंगे, उसको किसी भी प्रोडक्ट को नेविगेट करेंगे कि आप इस रास्ते की ओर जो है आगे बढ़ते जाइए। तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज किया जा सकता है, तो यहाँ पर वो लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पर एरियल यूएवी है जिसको हम कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसका यहाँ पर आने वाले समय में किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा जो है एज ए जियो स्पेशल डाटा जो है यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर अलग अलग अदारों की बात करें, जैसे फोटोग्रामेट्री की बात करें, एरियल यूएवी लिडार की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात करें, रडार इंटरफेरोमेट्री की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट व्यू की बात करें, एंड बाय मींस ऑफ अदर ग्राउंड सर्वे, सैटेलाइट बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, अंडर वाटर मैपिंग है, या फिर इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ऑफिशियल रिलीज के द्वारा ये बातें कही गई हैं कि जो भी जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर यूज़ में लाया जा सकता है प्राइवेट प्लेयर के द्वारा आने वाले समय में, ताकि जो कि जियो स्पेशल डाटा की कैटेगरी में हम आगे बढ़ें और अच्छा खासा जो है ना भारत की टेरिटरी के अंतर्गत जो है मैपिंग प्रक्रिया को हम जो है उछाल दें, उसमें अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटीज लेकर आए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी। और इसी के चलते आगे बात करें कि इंटरेस्टिंगली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अदारा जिसको हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसरो बोलते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने भी एक डील साइन की है, ओके। तो जो डील साइन हुई है वो भी एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है मैप माई इंडिया, तो इन दोनों मिलकर जो है यहाँ पर काम करेंगे। इंडिजीनियसली जो है ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी लोगों को गूगल मैप्स के अलावा, कि आप जो है इंडिजीनियसली हम जो है मैप जो है डेवलप करेंगे आने वाले समय में, नेविगेशन की सुविधा आपके लिए जो है प्रदान की जाएगी, और जियो स्पेशल जो सर्विसेज है वो प्रदान की जाएगी। इन दोनों को यहाँ पर ये दोनों जो है इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, मैप माई इंडिया और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से क्वेश्चन बनने की भी चांसेस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है,
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कोलेटरल गेन जो है भारत सरकार के पास आ सकता है वो है जो नई मैप पॉलिसी आई है, उससे कंपटीशन बढ़ेगा और नए प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। और जब कंपटीशन बढ़ता है ना किसी भी चीज़ का अगर कंपटीशन बढ़े तो ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएं तो उससे क्या होता है कि सस्ती चीज़ जो है ना वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, कंज्यूमर तक सस्ती चीज़ पहुंचती है। ओके, क्योंकि प्राइस कंपटीशन होता ही होता है, हर कोई चाहता है कि मैं कंज्यूमर तक अपनी अप्रोच वहां तक पहुंचाऊं, तो आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कैशबैक दिए जाते हैं, तो इस तरीके से सस्ता डाटा जो है ना आपको मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बात करें कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी और साथ ही साथ जो इसका कमर्शियल यूज़ है वो बढ़ जाएगा। जब किसी चीज़ का अगर कॉस्ट कम होगी तो हर कोई यहाँ पर चाहेगा कि मुझे भी उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाना है, तो उसका कमर्शियल यूज़ बढ़ेगा। और जितना कमर्शियल यूज़ बढ़ेगा तो उतना हमारी इकॉनमी के लिए फ़ायदा भी है कि लोगों को समझ आएगी धीरे धीरे कि मैप नाम की भी कोई चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिकली आप नेविगेशन कर सकते हो। अभी भी भारत की पूरी आबादी अगर हम बोलते हैं ओके, तो वहाँ पर अच्छे तरीके से अभी भी साइंटिफिक टेम्पर नहीं बढ़ा है मैप टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके, तो इसी के चलते आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो है ना ये तीसरी स्टेज जो है सेट की जा रही है, थर्ड ट्रायंगुलेशन हो रहा है भारत में। ओके, तो इससे पहले भी एक ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है, ट्रायंगुलेशन एक मेथड था जिसको पुराने समय में यूज़ किया जाता था सर्वे करने के तहत। मतलब कि किसी जगह सर्वे करने गए तो पुराने समय में 200 साल 300 साल पहले जो अंग्रेज यहाँ पर सर्वे करते थे भारत की धरती का कि कोई जगह कितनी दूरी पर है दूसरी जगह से, कहाँ पर लोकेशन पड़ती है, तो उसका एक एस्टिमेशन लगाया जाता था ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करके। तो जब जो सबसे पहला जो सर्वे हुआ था ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज़ करके वो 200 साल पहले हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो ना इस मेथड को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस सर्वे को भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट माना जाता है कि जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है एक्यूरेसी देखने को मिलती है जब हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल्स को जो है फॉलो करके जो है इस तरीके से सर्वे करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा सर्वे किए गए। तो उस समय क्या होता था, उस समय ज़्यादातर जो टूल्स होते थे जो यूज़ किए जाते थे तो उस समय एफर्ट बहुत ज़्यादा होता था, और जो शुरुआती टूल्स अवेलेबल होते थे उन्हीं को यूज़ करके वो समय वहाँ जाते थे। ओके, तो फैक्ट जो यहाँ पर निकल कर आता था कि सब काम फिजिकली खुद ही करना पड़ता था, ट्रैकिंग करनी पड़ती थी बाहर पहाड़ों में। ओके, स्लोप पे चढ़ना पड़ता था तो उस समय दिक्कतें थी, जंगलों में भी जाना पड़ता था और हर एक तरह के वेदर को भी डील करना पड़ता था। और इस तरीके से यहाँ पर ऐसा इनक्रेडिबल एफर्ट लगाकर जो था उस समय पर सर्वे किया जाता था भारत में। और इस ट्रायंगुलेशन मेथड की अगर बात करें तो इसमें क्या करते थे, इसमें कोई 3 पॉइंट्स यहाँ पर बना लेते थे अलग अलग जगहों पर, और ओके तो तीनों पॉइंट्स को एज ए ट्रायंगल जो था बाद में मैच किया जाता था। फिर वहाँ पर एंगल जो था उसको मेजर किया जाता था कि कौन कौन से पॉइंट्स पर जो है क्या एंगल निकल कर आता। तो ये सारा काम सर्वेयर करता था खुद से, और बाद में एक फार्मूला लगाता था जिससे यहाँ पर कैलकुलेशन निकाली जाती थी कि हमारी जो है ना एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है पूरी अर्थ पे। ओके, तो उसी समय ये ट्रायंगुलेशन की टर्म जो थी ना यहाँ पर ये प्रचलित होनी शुरू होगी, ट्रायंगुलेशन मेथड के नाम से इसको जाना जाने लगा। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है जिसको हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। ओके, तो इसको पहली बार जो आइडेंटिफाई किया गया था वो किया गया था राधानाथ सिकदर के द्वारा। ये 1856 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था और तब कहा गया था इनके द्वारा कि ये टॉलेस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो उस समय जो सर्वे हुआ था उसके रिगार्डिंग इनका ये कहना था कि ये टॉलेस्ट पीक है पूरी दुनिया में। तो ये 1856 में ये बात कह रहे थे। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1955 में जब दोबारा से सर्वे हुआ तो उस समय सिर्फ कुछ ही मीटर्स का डिफरेंस जो था वो पाया गया था। मतलब कि उस समय पुराने समय में भी जो राधानाथ सिकदर के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें एक्यूरेसी काफ़ी हद तक ज़्यादा थी। ओके, तो जब दोबारा 1955 में हुआ लगभग 100 साल बाद, तो उस समय पर भी सिर्फ कुछ ही मीटर्स का फर्क आया था उसकी ऊंचाई कैलकुलेट करने में। तो इसी के चलते यहाँ पर और भी फैक्ट यहाँ पर बात शेयर कर रहे हैं कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो माउंटेन पीक है जो ये माउंट एवरेस्ट, इसका नाम माउंट एवरेस्ट यहाँ पर क्यों लिखा जाता है, तो ये यहाँ पर लिखा जाता है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम के विषय। ओके, उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट और उसी का यहाँ पर जो सरनेम है एवरेस्ट, इसको यूज़ किया जाता है माउंट एवरेस्ट के तौर पर। तो ये एवरेस्ट कौन थे, जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे, यहाँ पर ये जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे ना, तो उसी के यहाँ पर ये एक बाशिंदे थे, पर्सनल थे। ओके, मेंबर थे जो इस टीम में काम कर रहे थे, उन्हीं के नाम पर जो था इस जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। और आगे बात करें कि जो भारत में सेकंड मैपिंग हुई थी वो किन के द्वारा करवाई गई, वो करवाई गई थी यहाँ पर रिसेंटली गूगल के द्वारा। तो इसके द्वारा अंडरटेकन हुआ था। ओके, तो इसमें जिन्होंने यहाँ पर भारत का यहाँ पर जो प्लेयर था जिसने यहाँ पर हेल्प किया था, तो उनका नाम था ललितेश कटरगड्डा। ओके, तो उनके द्वारा यहाँ पर अपनी टेकी चलाई गई थी, कंपनी चलाई गई जिसके तहत उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने यहाँ पर क्राउड सोर्सिंग की, क्राउड से डाटा इकट्ठा किया, ओके, टैप किया उसको,
तो यहाँ पर जो उनके वॉलंटियर्स थे, ठीक है, उनको यहाँ पर काम पर लगाया गया और ओके डाटा को यहाँ पर उसकी कलेक्शन की गई। साथ ही साथ जो सैटेलाइट इमेजरी और कोडिंग थी, ठीक है, ये की गई था जो कि डिटेल्ड लोकल मैप जो है इसको तैयार किया जा सके। और इसी के चलते इस प्रोडक्ट को यहाँ पर कंडक्ट किया गया इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस मिलेनियम। ओके, तो पहली डिकेड, तो आप सन 2001-2 की आप जो है बात कर सकते हो, जब से यहाँ पर शुरुआत में मैप्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया गया भारत में भी। तो इसी के चलते यहाँ पर इन्होंने टेम्पलेट्स बनाई गूगल के लिए, तो यहाँ पर बाद में गूगल मैप के तौर पर ये डेवलप हुआ भारत के क्षेत्र में। ओके, तो भारत के क्षेत्र में शुरुआत गूगल ने की है। जब हम सेकंड मैपिंग की बात करें कि पूरे भारत में अलग अलग जो जियोस्पेशियल डाटा है कहाँ से इकट्ठा किया, ओके, अलग अलग क्षेत्रों से उसको इकट्ठा करके एक जगह कंपाइल किया गया। तो भारत के ही एक प्लेयर थे ललितेश कट्रागड्डा, जिन्होंने यहाँ पर जो था एज ए प्लेयर जो था, इंडियन प्लेयर जो था, यहाँ पर अपना रोल जो था निभाया था मैपिंग के लिए, जियोस्पेशियल डाटा को इकट्ठा करने के लिए। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो कट्रागड्डा होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि गूगल से अभी बाहर निकल चुके हैं। तो उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम है इंडीहुड। तो ये भी एक क्राउड सोर्सिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ओके, यहाँ पर जो है जो सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस निकल कर आते हैं ना, तो उनके रिगार्डिंग जो है सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर अभी प्रेजेंटली सिर्फ 15% ही जो है ना पूरे भारतवर्ष में ये मैपिंग कर पाए हैं इस नई कंपनी के तहत। तो अभी देखो इसके तहत हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है डाटा जो है ना उसको मैप करें, ओके, उस बाद में जो है उसको मोनिटाइज करें। और अभी सिर्फ 15% हुआ, तो 85% बाकी है, तो उसके ऊपर हम फोकस करें। तो जब बहुत बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर फिनटेक जो यहाँ पर कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर आ सकती है, बिजनेस जो है ना बना सकती हैं, पैसा उधार दे सकती हैं इन कंपनीज को, जैसे इंडीहुड जैसी कंपनी है। तो उनको पैसा उधार पे देंगी तो आने वाले समय में एसेट के तौर पर यहाँ पर बिजनेस ग्रो होने के चांसेस है इस क्षेत्र में, अगर अच्छे से यहाँ पर सभी चीज़ों को कवर करके चला जाता है तो। और आने वाले समय में अगर भारत में दोबारा मैपिंग करते हैं नए सिरे से, तो पहले समय जैसे होते थे 200 साल पहले, तो उतना समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छी खासी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिसका हम अच्छे खासे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो जितनी भी डिटेल निकल कर आएगी नए नक्शों की, ज़्यादा डिटेलिंग में ये होंगे, तो आने वाले समय जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो काफ़ी चौंका देने वाले होंगे। कहने का मतलब जैसे शुरुआत में हमने बात की थी कि अगर कोई सीवेज ट्रीटमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा तो रियल टाइम बेसिस पे हम जो है नज़र बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो ना आने वाले समय में आपको मैपिंग नज़र आएगी, जो स्पेशल डाटा इस तरीके से जो है नई डिटेल्स भी लेकर आएगा। तो यहाँ पर कुछ जो डाटा होगा ये इक्वली डिफिकल्ट होगा इसका यूज़ करना, जो यहाँ पर अगर इसको मिस यूज़ करना चाह रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें जो स्कोप है और जो पावर है जियो स्पेशल डाटा की, तो यहाँ पर पहली बार इसको कब डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया, पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया गया था जब कॉलरा की बीमारी फैली थी, खास तौर पे ब्रिटेन में 1854 में। ओके, तो उस समय एक डॉक्टर थे जिनका नाम था जॉन स्नो, तो उस समय उनके द्वारा ये जी स्पेशल डाटा का यहाँ पर महत्व जो था ना वो समझाया गया था। तो पहली बार उन्होंने क्या किया था इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले ये चीज़ जाननी चाहिए कि ये जो बीमारी है इसका सोर्स कहाँ पर है, ये कहाँ से आ रही है और कहाँ से फैल रही है। और इसी के रिगार्डिंग जो था इन्होंने जियो स्पेशल डाटा यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन एरियाज़ का कि जहाँ पर लग रहा है कि जहाँ से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो उसी के चलते इन्होंने लोकेट किया, सोर्स यहाँ पर ढूंढा, तो यहाँ पर ट्रैक किया कि किस तरीके से जो है एपेडमिक ज़्यादा फैल रहा है, कहाँ से आ रहा है। और इसी के चलते इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो डेथ थी, मृत्यु जो हो रही थी, इसका यहाँ पर डाटा उन्होंने कैप्चर किया कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो उसकी लोकेशन ज़्यादातर यहाँ पर एक जो कुएं थे ना, तो कुएं के आसपास ज़्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो रही थी, क्योंकि उस समय पर पानी पीने के स्रोत होते थे, कुएं होते थे। अगर आप किसी नदी से काफ़ी दूर रह रहे हो तो वहाँ पर ही लोग पानी पीने जाएंगे। अगर पानी में कुछ चीज़ मिला दी गई गलत तो लोगों की डेथ होनी निश्चय थी। ओके, तो ये चीज़ें पुराने ज़माने में होती। तो आजकल तो अलग है ना, आजकल तो हर एक घर के पास अपना अपना जो सबमर्सिबल कनेक्शन है, जहाँ पर जिन राज्यों में जिन क्षेत्रों में अच्छा खासा नीचे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है, ओके, तो वहाँ पर ऐसे चांसेस कम होंगे कि पानी की यहाँ पर जो मिलावट से बीमार पड़ जाए या कॉलरा जैसी बीमारी फैल जाए। तो उन्होंने यही काम वहाँ पर किया, वहाँ पर जो पानी के स्रोत है ना, तो वही प्राइमरी सोर्स है जहाँ से बीमारी फैल रही थी, तो उन्हीं को उन्होंने ट्रेस किया। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो कंटामिनेटेड वाटर था उसको यहाँ पर कोशिश की कि हटाया जाए। ओके, तो पहली बार इस तरीके से जो था जियो स्पेशल डाटा का इस्तेमाल किया, इसकी पावर को समझा गया कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है आने वाले समय में अगर हमारे पास जियो स्पेशल डाटा रहता है तो। और आगे यहाँ पर बात करें कि आर यू मैप रिच, क्या आप मैप रिच कंट्री हो। तो यहाँ पर मोर रिसेंटली सन 2010 की यहाँ पर बात की जा रही, जब गूगल मैप्स को डिप्लॉय किया गया यहाँ पर रिलीफ को यहाँ पर पहुँचाने के लिए, खासतौर पर जो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर उस समय बाढ़ आई थी। ओके, तो काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे उस बाढ़ से, तो उन लोगों को बचाना था, जिसके तहत यहाँ पर गूगल मैप्स को डिप्लॉय किया गया वहाँ पर। तो वॉलंटियर्स यहाँ पर
जो यहाँ पर थे, तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान को यहाँ पर प्लॉट किया गया उसी गूगल मैप्स की मदद से, ताकि जो कि जहाँ जहाँ पर भी सहायता पहुँचाई जा सके तो वहाँ पर पहुँचाई जाए, लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला जाए। तो इससे पहले यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो था ना मैपिंग नहीं हुई थी कभी भी पाकिस्तान में। तो इसी के चलते फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा कि 8 लाख के आसपास जो लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया, वो भी इसी कारण क्योंकि वहाँ पर मैप जो थे ना वो डिप्लॉय किए जा चुके थे, और वहाँ पर उनसे हमें काफ़ी मदद मिली लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में, और कहाँ कहाँ पर जो है स्थिति खराब है तो इसको यहाँ पर मेजर करने में। और इसी के चलते यहाँ पर आज आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर हम इस सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में कोई भी रेड टेप हटा रहे हैं, जैसे भारत सरकार ने यहाँ पे नए रूल्स लेकर आए हैं, तो यहाँ पर जो एंटरप्रेनर्स हैं तो यहाँ पर उनको यहाँ पर उछाल मिलेगा आगे आने का, वो यहाँ पर डिस्करेज नहीं होंगे। ओके, तो वो आगे बढ़ेंगे, एनकरेज होंगे। तो अब आने वाले समय में जो स्कोप है, जो पावर है कि जो स्पेशल डाटा को हम किस तरीके से जो है इंडियन कंटेक्स्ट में फैलाएं, तो उसको हम मैग्नीफाई कर सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर आएगा ना तो देखो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। नए नए यहाँ पर जो है ना आपको और टेक्निक्स डिटेल्स जो है मैप्स में देखने को मिलेंगी, सस्ता जो है डाटा आपको मिलेगा आने वाले समय में इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो नंदन नीलेकैनी है तो यहाँ पर उन्होंने भी यही बात कही है कि जो डाटा रिच है ना आने वाले समय में ये चीज़ बात कुछ मायने रखती है। तो इसमें वो बिलीव करते हैं कि आने वाले समय में इंडियंस और इंडिया जो है ना इकोनॉमिकली रिच भी जो हो सकता है ओवरऑल आने वाले समय में, अगर हम डाटा रिच हैं तो ओके, अगर अच्छा खासा डाटा हमारे पास है तो ये नंदन नीलेकैनी कौन है, ये कौन से बड़े ग्रुप की यहाँ पर जो है सीईओ है, प्रमुख हैं, तो उस कंपनी का नाम बताइए। और आगे यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन में एक न्यूज़ है जहाँ पर बात करें कि 2023 को ना ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर इंडिया के द्वारा एक स्पॉन्सर यहाँ पर रेजोल्यूशन भेजा गया था, तो उसके तहत यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया इस रेजोल्यूशन को, और इसमें कहा है कि 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर जो है मनाएंगे, जिसके तहत हम अवेयरनेस रेज करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स के रिगार्डिंग की अगर मिलेट्स का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इन ग्रेन्स को अगर लेते हैं तो हेल्थ में कितनी यहाँ पर जो है बेनिफिट्स मिलेंगे, सूटेबिलिटी होगी आने वाले समय में इस कल्टीवेशन सेक्टर में, और जो यहाँ पर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही है उसके रिगार्डिंग किस तरीके से जो है इनकी आने वाले समय में जो है प्रोडक्शन आप देख सकते हो। तो इंडिया यहाँ पर जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पर आता है नाइजर, तीसरे नंबर पर आता है चाइना। ओके, तो मिलेट्स के मामले, तो मिलेट्स के फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो बाजरा होता है ठीक है वो भी मिलेट की कैटेगरी है, उसके बाद जो ज्वार होती है वो भी मिलेट की कैटेगरी है, जो इसके बाद अलावा जो रागी होती है, ओके, ब्लैक व्हीट होता है, सॉरी बक व्हीट होता है, तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर मिलेट की कैटेगरीज हैं जिसमें भारत जो है वो नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर मिलियन टन के हिसाब से जो है ना 2019 का डाटा है, टॉप 10 प्रोड्यूसर्स हैं मिलेट्स के, भारत पहले नंबर पर है जिसमें 10 मिलियन टन की जो है हमने यहाँ प्रोडक्शन की है 2019 में। नाइजर दूसरे नंबर पर है, जो मेनलैंड चाइना है वो तीसरे नंबर पर। तो ये पूरी लिस्ट आप जो है देख सकते हो यहाँ पर। और आगे बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट पेज न्यूज़ की, तो यहाँ पर बात करें क्रिप्टो आर्ट इज नॉट जस्ट फॉर आर्ट सेक इट्स इन्वेस्टमेंट। तो अभी एक न्यूज़ जो है देखने को मिली है, तो यहाँ पर एक नयन कैट करके एक यहाँ पर जीएफ बनाया गया, GIF बनाया गया। तो GIF का मतलब क्या होता है, जो GIF की जो फुल फॉर्म निकल कर आती है उसका मतलब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके रिगार्डिंग जो है ना छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जो भी आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखते हो के जिसमें 1 या 2 या 3 सेकंड्स की यहाँ पर वीडियो होती है उसको हम GIF के नाम से जानते हैं, तो आपको आप भली भांति इस चीज़ से प्रचलित होंगे। तो यहाँ पर जो ना नयान कैट यहाँ पर एक GIF बनाया गया यूट्यूब में से, तो उसको उसमें कुछ जो सॉन्ग थे पॉप सॉन्ग ठीक है उसमें मिक्स किए गए। तो यहाँ पर और साथ ही एक एनिमेटेड कैट थी जो इसके साथ जो ऐड की गई, तो इसने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर धमाल मचा दी है पिछले 10 महीनों में इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो अभी इसी के चलते जो इस वीडियो क्लिप के जो क्रिएटर हैं जिसका नाम है क्रिस टॉरेस, तो यहाँ पर उन्होंने इसकी जो है ना इसको बेचा है, इसकी ऑनलाइन ऑक्शन हुई, तो जो इसको बेचा गया वो बेचा गया है $5,90,000 में। तो यहाँ पर एक GIF जो बिका है वो $5,90,000 में बिका है। तो अभी लास्ट मंथ में यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली, लेकिन ये बिका कैसे है, इसको क्रिप्टो फॉर्मेट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इनको डॉलर्स मिले हैं, तो इसको क्रिप्टो करेंसी के मायने में बेचा गया है। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, जैसे एथीरियम है, ये सभी जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो यहाँ पर इनकी कोई फिजिकल पहचान नहीं होती, जैसे हमारे पास रुपया अगर हाथ में रखते तो फिजिकली हमारे हाथ में है, एक सिक्का फिजिकली हमारे हाथ में है, लेकिन ये फिजिकली हमारे हाथ में नहीं होती, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत जो है ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं। तो आने वाला समय लग रहा है कि इन्हीं का होगा, क्योंकि अभी US मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी जो है ना क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अलग अलग अदारों की तरफ से, अलग अलग बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज उनकी तरफ से भी, जिसके चलते जो एक बिटकॉइन है ना उसकी वैल्यू चली गई है $40,000 से लेके $50,000 तक।
ओके, तो अभी धीरे धीरे लोग भी जो है ना अभी क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके ट्रेड करना अभी शुरू कर दिया है। तो अभी शुरुआत में ये 5,90,000 की ऑक्शन हुई है ऑनलाइन, तो ये क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हुई है। क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू जो है यहाँ पर काम चलेगा। तो इसको यहाँ पर दूसरा नाम यहाँ पर दिया जा रहा है नॉन फंजिबल टोकन, NFT के नाम पर भी यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको बात कही जा रही है आर्ट्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो इंडियन एस्थीट्स हैं जो आर्ट्स के क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो भी यहाँ पर डिजिटली जो है NFT को शुरू कर रहे हैं। NFT से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसको यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे यहाँ पर म्यूजिक के क्षेत्र में, वीडियोस के क्षेत्र में, एनिमेशन के क्षेत्र में, इंस्टॉलेशन के क्षेत्र में जो अभी शुरुआत में जो क्रिप्टो करेंसी जो यूज की गई है इनके द्वारा वो है एथीरियम। ओके, तो ये भी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के जैसे। तो यहाँ पर ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत ही काम करती है और इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करती है। और इसके अलावा एक वीडियो क्लिप जो है ना बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिनका नाम है लेब्रॉन जेम्स, तो वो भी सोल्ड हुई है $2 लाख में बिटकॉइन के हिसाब से। तो डिजिटल आर्ट जो है इसको अभी बेचा जा रहा है ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो वैल्यू लगाई जा रही है वो क्रिप्टो करेंसी के मायने में लगाई जा रही है। ओके, तो सेल रीसेल जो है ना आर्ट वर्क की हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ब्लॉकचेन के थ्रू हो रहा है सब कुछ, जो कि यहाँ पर ट्रेसेबल भी है। तो इंडियन आर्टिस्ट भी यहाँ पर शामिल हैं जो NFT का यूज कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी आने वाले जमाने में और जो है प्रचलन आप जो देख सकते हैं ऐसी क्रिप्टो करेंसीज का, ऐसी टेक्नोलॉजीज का। और आगे जो न्यूज निकल कर आ रही है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात करें जो विप्रो ग्रुप है, वो यूके की एक कंपनी है, IT कंसल्टेंसी की यहाँ पर कंपनी जिसका नाम है कैपको, उसको यहाँ पर एक्वायर करेंगे, खरीदेंगे $1.45 बिलियन के साथ। ओके, तो यहाँ पर इनका मूव है, जो इनकी जो प्रेजेंस है IT इंडस्ट्री में, जो यहाँ पर BFSI सेगमेंट है, इसको और स्ट्रेंथन करना है। और अभी जो है $1.45 बिलियन जो है पे करेंगे। तो अभी आने वाले समय में जून के महीने जो है यहाँ पर जो है रेगुलेटरी अप्रूवल जो है हो जाएंगे इसके रिगार्डिंग। और जो विप्रो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ये बात यहाँ पर उनके द्वारा कही जा रही है कि इस कंपनी को जो है एक्वायर कर लिया जाएगा और जहाँ पर ये कंपनी है, ओके, तो वहीं पर एज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी ये काम करेगी, ऑपरेट करेगी वहीं से, लेकिन कंट्रोल जो है वो विप्रो के पास जो है वो आ जाएगा। तो अगर विप्रो की बात करें तो ये भी भारत की यहाँ पर चौथी सबसे बड़ी जहाँ पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। ओके, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है बाहर की कंपनीज को। तो अगर कुल इंडस्ट्री की यहाँ पर बात करें ना भारत में जितनी यहाँ पर है IT आउटसोर्सिंग की, तो वो $147 बिलियन की है। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर विप्रो का, ये है बेंगलुरु में। ओके, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि कैपको ये भी एक IT कंसल्टेंसी कंपनी है जिसको कि ये एक्वायर करेंगे और इसको एक तरह से बोल्ड बेट कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा BFSI के क्षेत्र में, तो यहाँ पर BFSI का मतलब है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ओके, तो इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पर रेवेन्यू $3.2 बिलियन का हो जाएगा कैपको का एक्वेशन करने के बाद, इसको यहाँ पर एक्वायर करने के बाद। तो यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिप जो है 2% का देखने को मिल सकता है, जहाँ पर विप्रो यहाँ पर इंप्रूव करने की यहाँ पर मार्जिन को कोशिश करेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी लाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी इसके द्वारा। अगर कैपको की बात करें तो यहाँ पर 5,000 इनके एम्प्लॉयज़ है ग्लोबली और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इनके भारत में भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर विप्रो यहाँ पर फंड करेगी इस पूरी एक्वेशन को, आधा कैश में होगा, आधा जो डेट पे होगा। ओके, और यहाँ पर डील जो है ना एक तरीके से इनको पाथ यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेगी कि आने वाले समय में विप्रो को और जो है स्ट्रांग बनाया जाए। और ये यहाँ पर दावा किया जा रहा है ऋषभ प्रेम जी के द्वारा। तो ये बेटे हैं अजीम प्रेम जी के। और इसके अलावा एक $1.8 बिलियन की डील हुई थी HCL टेक्नोलॉजी की, तो इसको भी एक्वायर किया गया था एक इंडियन IT के द्वारा। तो ये भी उस समय की लार्जेस्ट डील थी 2019 में। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं टाटा सुपर ऐप डिलेड अगेन। बाकी अभी जो है ना टाटा ने अभी काफ़ी बड़े पैमाने पर स्टेक खरीदा है बिग बास्केट में। तो बिग बास्केट जो है ना यहाँ पर ग्रोसर का प्लेयर है, जो यहाँ पर ग्रोसरी मार्केट जो है अच्छी खासी डेवलप हो चुकी है। मतलब कि जो भी आपको ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे किचन में जो यहाँ पर आपको सामान चाहिए होता है, तो इसके रिगार्डिंग ग्रोसर सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है बिग बास्केट के द्वारा। और हाल ही में फरवरी 2021 में यहाँ पर $1.2 बिलियन की जो है डील साइन की गई टाटा ग्रुप की बिग बास्केट के साथ। तो यहाँ पर 60 से 63% स्टेक जो है ना ग्रोसर का टाटा ग्रुप खरीदेगा। तो इसको यहाँ पर जो है ना उसके तहत टाटा सुपर ऐप जो है ना ये चलाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को यहाँ पर लिखा गया है उनके द्वारा, और जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो उनको भी यहाँ पर जो है अप्रूवल के लिए यहाँ पर अर्जी दी गई है कि उनको यहाँ पर रेगुलेटरी और क्लियरेंस जो है ना इमीडिएटली उनको कर दी जाए, ताकि कि जल्दी से वो भी जो है इस ऐप को शुरू कर सकें। और इसके अलावा जो टाटा डिजिटल है वो यहाँ पर ग्रोसरी सर्विस में आएंगे। इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है, फार्मेसी, एजुकेशन है, तो इसमें भी यहाँ पर जो है आने वाले समय में ये जो है ना अपनी नज़र बनाएंगे, पैठ बनाएंगे। और इसके अलावा टाई अप बनाएंगे सच एज ब्यूटी और डेयरी को यहाँ पर डेयरी और जो कि जो एरियाज है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी जो है टाटा सुपर ऐप, टाटा डिजिटल जो है ना यहाँ पर आने वाले समय में काम करेगी।
और आगे जो न्यूज़ यहाँ पर बात करें कि जो फंड रेजिंग प्लान है, जो वी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया का नया वेंचर यहाँ पर शुरू हुआ है, तो दोनों इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर अपनी कंपनी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही, तो इसी के चलते जो है ना यहाँ पर हर्डल देखने को मिल रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम वी बोलते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि हमें अच्छा खासा फंड जो है मिले। तो उसके तहत एक कंसोर्टियम है जिसका नाम है ओक हिल, ओके, ओक हिल पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इकट्ठा कंसोर्टियम बना हुआ है, इसमें बहुत सारे लैंडर्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे इनकी वी कंपनी में। लेकिन उनमें से एक पार्टनर है, उनमें से एक यहाँ पर लैंडर है जिसका नाम है वादे पार्टनर्स। तो उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमारी यहाँ पर जो ना डिफरेंस है, कुछ बातें हैं जिसके तहत ये क्लियरेंस चाहते हैं, खासतौर पर जो फंडिंग टर्म्स है, उसके अलावा यहाँ पर जो गारंटी है कि अगर पेमेंट डिफॉल्ट हो जाती है तो उस केस में क्या गारंटी कोई देगे हमें, ये जो वी वाले हैं। तो इसके तहत यहाँ पर जो है थोड़ी अनबन है, और इसी के चलते ये थोड़े थोड़े पार्टनर्स हैं, जैसे ओक हिल है पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन, सिक्स स्ट्रीट, ट्विन पॉइंट कैपिटल, वादे पार्टनर्स। तो यहाँ पर ये सभी जो लेंडर्स है जो इकट्ठा कंसोर्टियम बना के जो है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और एक जो इनका यहाँ पर मेंबर था कंसोर्टियम जिसका नाम था गोल्डन ट्री, ये ऑलरेडी जो है ना इस कंसोर्टियम को छोड़ चुका है। तो इसी के चलते अभी भी हर्डल्स हैं, तो पता नहीं कि इन्वेस्टमेंट होगी इनमें या क्या नहीं होगी या डिले होगा। तो अभी भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही एक तरीके से। सो देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन इनकी चलती रही ना, तो फिर इन्वेस्टर का भी जो ना भरोसा टूटना शुरू हो जाएगा। फिर वो भी सोचेगा कि हम इन्वेस्ट ना ही करें इसमें, अच्छा है कोई और जगह देख ले जहां पर हमें अच्छा खासा जो है रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। और आगे जो न्यूज़ है वह है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो हमारा डीलिमिटेशन कमीशन है ना, तो इसको सेटअप किया गया था 2020 में। तो इसको क्यों सेटअप किया जाता है? इसको सेटअप किया जाता है कि जब भी कोई नया राज्य बने तो उसकी यहाँ पर जो असेंबली सीट्स होंगी या लोकसभा की सीट्स होंगी, उनको दोबारा से रीड्रॉ किया जाए कि कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो किस किस जो है असेंबली सीट्स में रहेगा, कौन कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगा। तो इसके तहत यहाँ पर इस कमीशन का काम होता है इन बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। ओके, उनका नंबर वही रहेगा, जैसे लोकसभा की अगर सपोज करो 5 सीटें हैं जे&के में, तो वो नंबर वही रहेगा, लेकिन एरिया जो है ना उनको रीड्रा किया जाता है। कुछ एरिया को किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है, किसी एरिया को जो है किसी और में डाल दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो अभी 6 मार्च को इनका जो ना टर्म एंड हो रहा है कमीशन का, तो ये एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि हमें एक्सटेंड कर दो 1 साल के लिए, और अभी काम बाकी है, अभी अच्छे से काम नहीं हो पाया। तो अभी उनकी जो सीट्स है ना असेंबली सीट्स, इनको अभी बढ़ाना है, 107 से 114 करना है जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ जो रिजर्वेशन है वो भी करनी है SC ST के तहत, कि कौन कौन सी सीट जो है ना वहाँ से SC या ST का कैंडिडेट जो है वो खड़ा होगा आने वाले समय में इलेक्शन में। तो वहाँ पर फिर सिर्फ SC और ST का ही कैंडिडेट खड़ा होगा, फिर दूसरा जनरल वाला जो OBC वाला खड़ा नहीं हो सकता। और ये SC ST वाला चाहे तो किसी भी जनरल वाली सीट से भी खड़ा हो सकता है। ओके, ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत यहाँ पर एक्सटेंशन मांगा है डीलिमिटेशन कमीशन ने। और इसके अलावा जो है ना एक सेपरेट नोटिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पर जो है निकाला जा सकता है कुछ सेंसस में चेंज करके। अभी इसके जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड इनके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी जो है कमीशन का काम जो है वो चल रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ लें डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो इसको बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। तो इसका मेन टास्क यही है कि रीड्रॉ करना है बाउंड्रीज को ऑफ द वेरियस असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन द रीसेंट सेंसस, मतलब जो भी जनगणना हुई होगी उस हिसाब से। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कोई राज्य यहाँ पर जिन सीट्स को रिप्रेजेंट करता है तो उनके नंबर में कोई यहाँ पर बदलाव नहीं आता है, सिर्फ यहाँ पर वेरिएशन होती हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन करके जो है ना कुछ इलाके जो है किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए जाते हैं। तो बस इतना ही होता है। और साथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, जो भी काम ये डीलिमिटेशन कमीशन कर देगा ना, तो ये एक तरह की पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जो इसने ऑर्डर एक बार जारी कर दिया, इसने एक बार कह दिया कि जो मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है पार्लियामेंट्री की, तो इसमें ये वाली जगह रहेगी तो रहेगी, उसको आप कोर्ट में जाकर जो है चैलेंज नहीं कर पाओगे। तो ये यहाँ पर पावर है, स्पेशल पावर है इस कमीशन के पास। और आगे जो न्यूज़ है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत यहाँ पर ना प्रपोज कर रहा है कि जो ईरान का छबार पोर्ट है ना, उसको भी आप जो INSTC के अंतर्गत शामिल कर दीजिए। तो पहली बात तो ये INSTC है क्या? तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें भारत का जो मुंबई शहर है उसको जोड़ा जाएगा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक। ओके, तो ये जो बीच में जितना भी रास्ता आएगा ना, उसको हम यहाँ पर यूरेशियन रीजन बोलते हैं। थोड़ा सा यूरोप का रीजन, थोड़ा सा एशिया का रीजन, उसको हम यूरेशियन जो है वो रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ईरान के थ्रू ही जो है हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ईरान का एक नया पोर्ट है। ओके, तो जिसको हम यहाँ पर शबार पोर्ट बोलते हैं, तो ये भारत की मदद से ही बन रहा है। तो इसको यहाँ पर भारत करेगा, इसको भी जो है ना इस प्रोजेक्ट के तहत इसको भी शामिल करो, इसको भी इस रास्ते में लेकर आओ।
तो यहाँ पर टोटल 12 कंट्रीज है जहाँ से ये रास्ता गुजरेगा रशिया तक भारत से। तो और इसके अलावा जो उज्बेकिस्तान है और अफगानिस्तान है ये भी चाह रही है कि हमें आप ना इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल कर लो। तो इसके रिगार्डिंग भी भारत कह रहा है कि हम जिसको वेलकम करते तो आने वाले समय में जो है इसके रिगार्डिंग डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। तो इस कॉरिडोर का फायदा क्या होगा, इससे यहाँ पर जो टाइम लगता है जो ट्रेड होने में इंडिया और रशिया के बीच में वो कम हो जाएगा और स्मूदर कनेक्टिविटी हो जाएगी यूरेशियन रीजन की हमारे सेंट्रल एशिया के साथ। तो अच्छा खासे तरीके से जो है ना यहाँ पर कनेक्टिविटी कॉरिडोर डेवलप होंगे आने वाले समय में और अच्छी जो है यूरेशियन कनेक्टिविटी जो है वो देखी जा सकती है। तो इस मैप को देखिए, यहाँ पर देखिए एक है स्टैंडर्ड रूट, एक है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट। तो स्टैंडर्ड रूट ये ब्लू वाला है जहाँ से ये शिप्स वगैरह चलते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो ये वन ऑफ द मेजर पोर्ट है भारत का मुंबई में। तो यहाँ से सामान सपोज करो गया अरेबियन सी से गुजर के इधर इलाके से, यहाँ पर सूज कनाल पड़ती है इजिप्ट की, फिर मेडिटेरियन सी में जाता है, फिर यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पर गिब्राल्टर स्ट्रेट आता है, फिर यहाँ से इसको क्रॉस करके फिर इंग्लिश चैनल आता है, फिर नॉर्थ सी आता है, फिर बाद में इसको क्रॉस करके बाल्टिक सी आ जाता है, फिर जाकर आता है सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, मतलब इस तरीके से हमारा माल जो है यहाँ पर रशिया पहुँचता है। तो अभी जो दूसरा यहाँ पर अल्टरनेटिव बनाया जाएगा जिसको हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी मुंबई के पोर्ट से शुरू होगा, तो यहाँ पर बंदर अब्बास तक जाएगा। तो ये भी ईरान का ही पोर्ट है। तो इससे पहले आता है इस वाले एरिया में शबार पोर्ट। ओके, तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक पोर्ट आता है इधर जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है गवादर पोर्ट। ओके, वो गवादर पोर्ट को ही काउंटर करने के लिए भारत ने शबार पोर्ट यहाँ पर बनाया है। ओके, ईरान की मदद की है यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर शामिल करने की बात कर रहे हैं। फिर ईरान से होकर यहाँ पर जो है ना ये बीच में कैप्सियन सी आ गया। ओके, तो यहाँ से भी गुजरेगा, फिर यहाँ पर जो जितने भी कंट्रीज आएंगे मॉस्को से गुजरते हुए यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग तक हम पहुंचेंगे। तो इसमें थोड़ा रास्ता समुद्री होगा, थोड़ा रास्ता जो है बाय रोड होगा। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। और आगे न्यूज़ है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें कि जो बिजनेस जेट फ्लाइट है ना, तो यहाँ पर काफ़ी उछाल देखने को मिला है। तो देखिए कमर्शियल जो एयरलाइंस है वो तो स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि अभी लोग आ नहीं रहे हैं कोरोना की डर से, पैंडेमिक की डर से। लेकिन जो बिजनेस जेट है, जहाँ पर जो बड़े अरबपति करोड़पति वगैरह लोग जो सफ़र करते हैं इंडिविजुअल अपना जेट लेकर, तो इनमें अभी जो है ना उछाल काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि वो भी डर रहे हैं कि पैंडेमिक की कहीं जकड़ में ना वो आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए जनवरी 2021 तक 31.7% की जो है वृद्धि देखने को मिली है बिजनेस जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके यहाँ पर क्षेत्र में। तो पहले यहाँ पर भी डिक्लाइन ही था। और आगे जो न्यूज़ यहाँ पर बात करें कि जो हैदराबाद शहर है भारत का, वो यहाँ पर ना हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्टडी की गई है, तो स्टडी का नाम है सीरो प्रेवलेंस स्टडी। ओके, तो ये की गई है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और जो वैक्सीन इनोवेटर है भारत बायोटेक इंटरनेशनल, तो इनके द्वारा मिलकर जो है ये स्टडी की गई है। तो इसमें ये चीज़ पाई गई है कि जो यहाँ पर जो हैदराबाद के लोग हैं, अगर एक बार इनको कोरोना वायरस हो गया तो बाद में इनके अंदर जो है ना हर्ड इम्यूनिटी जो है पैदा हो जाएगी, दोबारा इनको कोरोना वायरस नहीं होगा, दोबारा जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। मतलब इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि मतलब एंटीबॉडीज अगर हम यूज़ करें, मतलब इनकी खुद की एंटीबॉडीज बॉडी में इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई दोबारा कोरोना वायरस होने के चांसेस अगर हम कहें तो इनको यहाँ पर बहुत कम है। तो हर्ड इम्यूनिटी की और जो है हैदराबाद जो है बढ़ता नजर आ रहा है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है भारत में, तो यहाँ पर भारत सरकार ने 250 रुपये का चार्ज रखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर वैक्सीन यूज़ करते तो 250 रुपया चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं कि इससे तो हमारी जो खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट निकल कर आ रही है प्रोडक्शन की, वो पूरी नहीं हो रही। तो ये बहुत कम कैप है, इसको बढ़ाना पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसके तहत यहाँ पर बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स है वो बात कह रहे हैं कि कम से कम जो है ना 2 डोसेस का प्राइस जो है वो 1000 रुपये होना चाहिए, और अगर 1 डोज यहाँ पर चल रही है तो उसका कम से कम प्राइस जो है 350 के आसपास होना चाहिए। तो ये यहाँ पर डिमांड है जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी। और आगे यहाँ पर न्यूज़ है, यहाँ पर कोवैक्सीन का एफिशिएंसी डाटा आ गया कि ये 81% एफिशिएंट है। ओके, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी के रूल स्टेट जैसे पंजाब है, चंडीगढ़ है, सॉरी छत्तीसगढ़ है, केरला है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी भी ये राज्य कह रहे हैं कि हम जो है ना अभी तक वेट करेंगे जो यहाँ पर DCGI है इसकी यहाँ पर परमिशन का। तो DCGI जब परमिशन देगा फिर ही जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो DCGI का मतलब क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आगे फर्दर स्टेप लिए जाएंगे इन सरकारों के द्वारा। तब तक ये वैक्सीन को यहाँ पर नहीं लगाएंगे अपने अपने राज्यों में, क्योंकि इनको अभी भी जो ना एक ऑब्जेक्शन है कोवैक्सीन के ऊपर, इनकी एफिशिएंसी के ऊपर। और आगे न्यूज़ है ET मार्केट वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज है, स्मॉल स्टॉक होल्डर कंपनी है, तो यहाँ पर उनका शेयर जो है ना वो बढ़ता नजर आ रहा है। उनके यहाँ पर टारगेट प्राइसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, उछाल देखने को मिला है उनके स्टॉक्स में। तो यहाँ पर ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही कंपनीज है जहाँ पर जो है उछाल देखने को मिला है। तो ये यहाँ पर डाटा है, सबसे पहले NCC है। तो यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग यहाँ पर डाटा था इनका, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो इनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था तो वो 93 था, तो अभी जो टारगेट प्राइस निकल कर है वो 109 हो गया। तो यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है
टारगेट प्राइस में, टारगेट शेयर में, तो यहाँ पर वो 67 का है। ओके, 67% का है। तो इसी तरीके से जो बाकी कंपनीज है उनका डाटा यहाँ पर आपके सामने गिवन है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तकरीबन जो जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के रिलेटेड या फिर सीमेंट के रिलेटेड जो कंपनीज हैं वहाँ पर जो है टारगेट प्राइस में उछाल देखने को मिला है। तो टारगेट प्राइस का मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में उसी स्टॉक की कितनी कीमत हो सकती है। जो टारगेट एक एस्टिमेशन लगाया जाता है उसी को हम टारगेट प्राइस बोलते हैं। कि टारगेट के नाम से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो टारगेट होता है कि किसी एसेट का कितनी वैल्यू आने वाले समय में हो सकती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से उछाल देखने को मिलता है जो टारगेट के आसपास अगर उछाल चला जाए तो। और आगे यहाँ पर बात करें जो सेंसेक्स है, तो पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था, लेकिन फिर दोबारा कल जो है 600 पॉइंट्स तक ये स्लिप कर गया, गिर गया। तो स्टॉक मार्केट 1.2% के हिसाब से गिरी है कल। तो यहाँ पर जो यूएस बॉन्ड मार्केट थी, तो वहाँ पर जो है जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने जो यहाँ पर शेयर थे, उनको एसेट थे, उनको यहाँ पर सेल ऑफ कर दिया। ओके, जिसके तहत यहाँ पर जो है जो एशियन मार्केट है उसको यहाँ पर वीकनेस थोड़ी देखने को मिल रही है। तो सभी जगह जो है एशिया में जो है वीकनेस अभी देखने को मिली है। जो वॉल स्ट्रीट में जो एक्शन होते हैं, जो इन्वेस्टर्स जो है वॉल स्ट्रीट में करते हैं, न्यूयॉर्क में जिस तरीके से काम करते हैं ना, उसी तरीके का प्रभाव जो है एशियन मार्केट के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। ओके, तो इसी रिगार्डिंग जो है यहाँ पर स्लिप देखने को मिला है कल सेंसेक्स में और निफ्टी में भी। और अलग अलग इंडेक्सेस में क्या क्या जो है गिरावट देखने को मिली, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, इसके अलावा यहाँ पर जो मिड कैप इंडेक्स है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और आगे बात कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग में से, तो यहाँ पर सीमेंट के जो मैन्युफैक्चरर चलते हैं उन्होंने यहाँ पर प्राइस रेस कर दी, जिसके वजह से जो है स्टॉक मार्केट में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। तो अभी आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं, तो यहाँ पर सीमेंट का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर रिटेल प्राइस जो है इसको बढ़ा दिया, जिसके चलते इन्वेस्टर जो है इनका भी भरोसा जाग गया, यहाँ पर इन्वेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अभी जो है 20 से 30 जो है ना पर बैग जो है यहाँ पर जो है प्राइस बढ़ा दिया गया है, जितने भी यहाँ पर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा। तो साउथ इंडिया में 20 से 30 रुपए पर बैग मिलेगा, ज़्यादा जो है बढ़ोतरी होगी। और जो बाकी के राज्य है वहाँ पर 10 से 15 रुपए के हिसाब से जो है यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। और ये यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, अलग अलग जो स्टॉक्स हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, तो अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके द्वारा। और जो यहाँ पर परसेंटेज चेंज में देखने को मिला है। ओके, तो जो यहाँ पर 3 मंथ की जो रिटर्न में जो परसेंटेज चेंज देखने को मिला, तो वो भी आपके सामने डाटा है इसका। और आगे यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर नेशनल मिलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो कि भारत की आयरन और प्रोड्यूसर में सबसे बड़ी कंपनी है भारत की। तो यहाँ पर 22% जो है यहाँ पर उछाल देखने को मिला है इनके शेयर्स में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। तो एक माइन है कर्नाटक में जिसका नाम है डोनीमलाई माइंस, तो अभी इसको दोबारा से रीशेड्यूल किया जा रहा है, वहाँ पर दोबारा से काम शुरू होगा। और दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट जो ना कुछ जो सब्सिडी है गवर्नमेंट्स की, उसको यहाँ पर उसका डाइवेस्टमेंट करेगी। ओके, थोड़ा बहुत उनको यहाँ पर सेल ऑफ करेगी। तो इसके चलते भी जो है यहाँ पर इन्वेस्टर का भरोसा जागा, इंटरेस्ट जागा, जिसकी वजह से 22% का जो है यहाँ पर उछाल देखने को मिला है एनएमडीसी के शेयर्स में। और आगे जो न्यूज़ तो वो है इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो और मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत ने 2020-21 का जो फिजिकल ईयर था, तो वहाँ पर रिकॉर्ड एफडीआई जो है ना वो हासिल की है पहले 9 महीनों में। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी वो थी $67.54 बिलियन। ओके, तो अप्रैल से दिसंबर तक जो 2020 का डाटा है उसके रिगार्डिंग ये बात कही जा रही है। तो हाईएस्ट इसको बोला जा रहा है अभी तक का 2020-21 के अकॉर्डिंग। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो ग्लोबल एफडीआई आती थी वो अब यहाँ पर सिक्योरी है 42% के हिसाब से 2020 में। तो यहाँ पर $859 बिलियन के हिसाब से यहाँ पर गिरावट हुई है ग्लोबल एफडीआई में। ओके, तो जो पूरे विश्व भर में जो यहाँ पर एफडीआई आती हैं किसी भी कंट्री में, तो यहाँ पर भारत सरकार को अपनी पॉलिसी उस हिसाब से बनानी होगी ताकि जो कि एफडीआई ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत में आ सके। और एफडीआई एक की ड्राइवर है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए और नॉन डेट फाइनेंस के लिए। और आगे जो न्यूज़ तो यहाँ पर बात करें कि जो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर उन्होंने 8.5% का इंटरेस्ट रेट जो है ना इसकी प्रपोजल दी है। जो भी यहाँ पर इस फंड में जो भी डिपॉजिटर अपना पैसा जमा करवाते हैं 2020-21 के हिसाब से यहाँ पर ये प्रावधान दिया गया है। जो पिछले साल का यहाँ पर परसेंटेज थी जो इंटरेस्ट था वही इसी साल लागू किया गया है। तो यहाँ पर ईपीएफओ के टोटल 60 मिलियन सब्सक्राइबर है पूरे भारत में। तो इसमें होता क्या है, जिस भी यहाँ पर ईपीएफओ अकाउंट में जो सब्सक्राइबर अपना पैसा डालता है ना, तो इसमें वो पैसे को ऊपर जो है ना सरकार जो है इंटरेस्ट लगाती है, मतलब एक तरीके का इंटरेस्ट लगाती है। तो यहाँ पर 8.5% इंटरेस्ट जो है यहाँ पर दिया जाएगा उस पैसे के ऊपर जो भी सब्सक्राइबर होगा उसको। तो अगर इसमें इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है तो सब्सक्राइबर क्या करता है, उसमें से पैसे निकालने शुरू कर देता है। ओके, तो वही पैसा भारत सरकार किसी और काम में यूज़ करती रहती है। ओके, और यही पैसा जो है ना यहाँ पर पेंशन के रूप में मिलता है जब कोई भी बंदा रिटायर होता है उसके बाद में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो ईपीएफओ अकाउंट जो है आप दोनों अदारों में बना सकते हो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय खुद से 10% अपनी सैलरी का कॉन्ट्रीब्यूट करता है और 10% ही उसका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर ईपीएफओ को कौन चलाता है, यहाँ पर जो लेबर मिनिस्ट्री है ना वो इसको चलाती है।
और आगे न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में, तो यहाँ पर जो OTT प्लेयर्स हैं, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम वीडियो है, MX प्लेयर है, Z5 है, वूट है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, तो यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे, तो यहाँ पर इन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ओके। तो ये मिलकर जो है ना, यहाँ पर जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको मिले हैं, तो अपना कंसर्न वहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने कुछ रूल्स जो है ना चेंज किए हैं कि आप कोई भी गलत कंटेंट जो है ना वो अगर नहीं दिखा सकते अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर दिखाते हो तो यहाँ पर आपके खिलाफ एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना वो होंगी। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर रिट्रेसल मैकेनिज्म को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग लेवल्स रखिए रिट्रेसल मैकेनिज्म के, तो उसी को आप जो है ना सही तरीके से लागू करें। तो कुछ शिकायतें थी इनकी जिसको यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ली गई, हाल ही में एक तांडव नाम की वेब सीरीज आई थी जो कि यहाँ पर अमेजॉन प्राइम के वजह से जो प्लेटफॉर्म के ऊपर ये दिखाई जानी थी। तो यहाँ पर जिसका रिगार्डिंग विरोध होना शुरू हो गया, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर इसके खिलाफ जो केस भी फाइल हुए, तो इसके रिगार्डिंग अमेजॉन ने माफ़ी भी मांगी, सब कुछ कर दिया, ओके। तो यहाँ पर जो सीन्स थे वो भी कट कर दिए, लेकिन फिर भी जो था ना केस उनके खिलाफ लगा ही रहा। तो यहाँ पर उनको फिर भी जो है उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं वो साथ ही साथ लगाए रखे, मतलब उनको हटाया नहीं गया। तो यही चीज़ थी वो जिसकी वो अश्योरेंस मांग रहे थे। यहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो थे ना वो इकट्ठे होकर प्रकाश जावड़ेकर जी के पास में गए हैं कि आप अगर कोई गलती होती है, अगर माफ़ी मांग ली जाती है तो फिर तो हमें छोड़ दो। और आगे न्यूज़ में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जो स्क्रीनिंग होगी ना किसी भी कंटेंट की वो कंपलसरी होगी। कोई भी आप मूवी अपने प्लेटफॉर्म पे अगर आप दिखा रहे हो, चाहे नेटफ्लिक्स है चाहे अमेजॉन प्राइम है, ओके। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मूवी के नाम पर ना पॉर्न दिखाना शुरू कर देते हो, पोर्नोग्राफी की इंटेंट जो है ज़्यादा आप दिखाना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपको अभी जो स्क्रीनिंग है आपके कंटेंट की वो कंपलसरी है, वो करनी ही होगी। तो स्क्रीनिंग से क्या होगा, एक बार में पता चल जाएगा पहले से पूरी फिल्म को देख के, मतलब कि क्या क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, फिर फिल्म को यहाँ पर आगे भेजा जाए कि आप जो अपने प्लेटफॉर्म को इस कंटेंट को दिखाइए। और आगे न्यूज़ है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि जो MS टकाटक है ना, तो ये अभी जनवरी फरवरी में सबसे बड़ी जो है बड़े पैमाने पर जो है ये ऐप डाउनलोड की गई है। तो यहाँ पर MX टकाटक, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जनवरी के डाउनलोड्स हैं, ये यहाँ पर फरवरी के डाउनलोड्स हैं। तो ये रैंकिंग है अलग अलग जो ऐप्स हैं उनकी, कितना कितना जो है यहाँ पर डाउनलोड किया गया। तो ये जो मौज ऐप है ना, ये टिकटॉक का राइवल है, ओके। टिकटॉक के बिहाफ पर ये इंडियन जो है यहाँ पर स्टार्टअप है मौज, तो ये अभी ये 2nd नंबर पर चल रहा है। और अभी समय शीशे के सामने जाने का 3 वर्ड है आपके सामने, एपिलेशन पदवी, अपोजिट उचित, और अप्राइज का मतलब है सूचना देना। और अभी बारी है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ने की। तो आज का जो टॉपिक है वो है बेलवेदर स्टॉक। तो ये बेलवेदर स्टॉक क्या होता है, एक ऐसा शेयर होता है जो पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट का ना यहाँ पर सिनेरियो जो है ना वो आपके सामने पेश कर देता है कि कैसे आने वाले समय में वो चल सकती है फ्यूचर में, ओके। तो इसके रिगार्डिंग जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो यहाँ पर एसोसिएट होते हैं स्टॉक मार्केट के साथ, तो वो ऐसे शेयर के ऊपर अलग से ना नज़र बना के चलते हैं कि आने वाले समय में ना वो अच्छा खासा जो है फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में जो है अच्छा खासा फोरकास्ट हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पर जो ना गेन जो है ना हो सकता है जो यहाँ पर ऐसे शेयर्स पे अगर इन्वेस्ट करता है, अगर किसी भी रिगार्डिंग ऐसा शेयर जो है किसी ना किसी तरीके से अगर आपको कोई सेंसेशन या कह सकते हो कि आपको एक आवाज़ जो है वो दे रहा है कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में स्टॉक मार्केट बढ़ सकती है, किस तरीके के मूवमेंट जो है वो आ सकते हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो कैसा लगा आर्टिकल, तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं, लेक्चर अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।